दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के बिहार में भी राजनीति चरम पर है। जहां बिहार में भी राजनीति गरमाई हुई है। जब बिहार में भाजपा ने भी योगी मॉडल की बात छेड़ दी तो फिर राजद ने इस मॉडल पर हमलावर बोल दिया है। राजद की तरफ से कहा गया है कि यूपी का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो तो खुद ही अपराधी है, उस पर तो खुद ही सैकड़ों धाराएं लगी हुई है, क्यों नहीं वो अपने धाराओं को मिटवा देते हैं। इस मामले पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने लोकसभा में योगी आदित्यनाथ के रोने की घटना को याद दिलाया तो राजद ने यूपी की सीएम को डरपोक कह दिया है। आरजेडी की ओर से एक ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ को डरपोक कहा गया और लिखा गया है कि वे सदन में चिंगार मार मार करके रोता था। आरजेडी ने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, खुद पर लगे मुकदमे उन्होंने खुद क्यों नहीं हटाए। देश जानता है कि वे कितना डरपोक था जब सदन में चिंगार मार मार करके रोता था, जब वे लोकतांत्रिक सरकारें थी जो मानवीय पहलों पर काम करती थी। सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाला ये सीएम जाति धर्म देख करके काम करता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के बारे में एक टीवी चैनल पर बोलते हुए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा था कि योगी मॉडल बिहार में नहीं चाहिए। खुद योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट बैठक में अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे हटा लेते हैं। सबने देखा है कि वे कैसे लोकसभा में रो रहे थे। बिहार को इस मॉडल की जरूरत नहीं है जहां पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं हो। दोस्तों इस वक्त बिहार के जमुई से बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि बिहार के जमुई में एक बड़ी बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस बैंक लूट में 16 लाख रुपए लूट लिए हैं। बेखौफ बदमाशों ने सुबह सवेरे लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मंगलवार को बैंक के खुलते ही बदमाश बैंक में घुस गए और बैंक में रखे सोना और चांदी के साथ करीब 16 लाख रुपए लूट करके फरार हो गए। बताया जाता है कि हर दिन की तरह मंगलवार को भी बैंक कर्मी समय से बैंक पहुंच गए थे। जैसे ही बैंक का कामकाज शुरू हुआ तो 5 की संख्या में बदमाश बैंक में घुस आए और सभी कर्मियों को गन पॉइंट पर ले गया। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान बदमाशों ने करीब 16 लाख रुपए के साथ साथ बैंक में रखे सोना और चांदी भी लूट करके फरार हो गए। दोस्तों ईद के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है और यह तोहफा बिहार के सरकारी कर्मियों को दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार के कर्मियों को नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। ईद पर्व को देखते हुए कर्मियों को अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान समय से पहले 18 अप्रैल को कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के वैसे कर्मी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है उन्हें उन संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन सरकार ने ईद को देखते हुए सभी पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन भुगतान 18 अप्रैल से कर दिया गया है। समय से पहले वेतन भुगतान को लेकर के वित्त विभाग के सचिव ने कहा कि ये निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार लिया गया है। दोस्तों ईद का त्यौहार बहुत नजदीक है। जी हां, कुछ दिन बाद ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। मुस्लिम भाई सुबह सवेरे ईद की नमाज अदा करके हिंदू मुस्लिम भाई के साथ गले मिलकर के बधाई देंगे। जी हां, अब ईद को लेकर के बैंकों संग बाजारों में भी लोगों की भीड़ बढ़ गई है। लोग ईद की खरीदारी करने में लगे हैं। इसके साथ पर्व को लेकर के रुपए की निकासी के लिए लोगों की भारी भीड़ लगने लगी है। कोई असामाजिक तत्व भीड़ का हिस्सा बन करके अपराध को अंजाम ना दे सके, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से अपना खड़ा है। बैंक कार्य के अलावे अन्य कार्यों से बैंक पहुंचने वाले दर्जनों लोगों से पूछताछ करने के बाद संतुष्ट होने के बाद जाने दिया जाता है। वहीं पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में सेवई की दुकान सज गई है। जी हां, और मुस्लिम भाई बहन बाजार में आकर के ईद की खरीदारी करने लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो भीड़ देखी जा रही है वह कपड़े की दुकान में देखी जा रही है। जी हां, क्योंकि ईद के मौके पर कपड़े की दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ईद के दिन मुस्लिम भाई बहन नए कपड़े पहनते हैं, जिसको लेकर के बाजार में कपड़े की दुकान पर सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक काफ़ी भीड़ रहती है। यह दुकानदार भी इस बार उत्साहित है और कह रहे हैं कि इस बार भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से हम लोग काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों रमज़ान का महीना चल रहा है
और इस रमज़ान के महीने में दावत इफ्तार खूब ज़ोर शोर से चल रही है, जहाँ एक दूसरे को लोग इफ्तार करने की दावत देते हैं। इसी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब तक कितनों दावत इफ्तार में शामिल हो चुके हैं। जहाँ कल एक बार फिर से अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस दावत इफ्तार का आयोजन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना की ओर से किया गया। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी ने गुलदस्ता, टोपी और साफा भेंट करके मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। जहाँ इफ्तार के बाद रोजे की नमाज अदा की गई, जिसमें दावत इफ्तार में शरीक मुख्यमंत्री सहित सभी रोजेदारों ने प्रदेश, समाज और देश में अमन, चैन, शांति एवं भाईचारे का माहौल कायम रहने की दुआ मांगी। इस अवसर पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, विधान पार्षद खालिद अनवर, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इशादुल्लाह, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं रोजेदार उपस्थित रहे। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार सरकार बिहार के लोगों को फ्री में ज़मीन मुहैया कराएगी, फ्री में ज़मीन देगी। जहाँ ज़मीन उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, यानी कि जिनके पास एक भी कट्ठा घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उन्हीं को बिहार सरकार अपना घर बनाने के लिए, अपना आशियाना बनाने के लिए ज़मीन देगी फ्री में। तो ऐसे में अगर आपके पास भी ज़मीन नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और बिहार सरकार की तरफ से दिए जा रहे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार सरकार बिहार के सबसे गरीब भूमिहीन परिवारों की पहचान के लिए इस महीने के अंत में एक सर्वेक्षण शुरू करेगी। यह सर्वेक्षण व्यापक होगा। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के बीच सबसे गरीब वर्गों के उन परिवारों की पहचान की जाएगी जो अब भी भूमिहीन, यानी कि जिनके पास अभी भी जमीन नहीं है। हालांकि इससे पहले एक विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के मुताबिक सर्वेक्षण एक विशेष एप्लीकेशन के जरिए से किया जाएगा, जिसे औपचारिक रूप से 25 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ये सर्वेक्षण 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार में राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सभी भूमिहीन परिवारों को, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन देने के लिए महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की बात कही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक वे भूमिहीन परिवारों के सर्वेक्षण पर कई समीक्षा बैठक कर चुके हैं। सिंह ने कहा है कि 2014 के सर्वेक्षण के दौरान 24,000 परिवारों की पहचान की गई थी जिन्हें अब तक जमीन दे देनी चाहिए थी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की जानें जा रही है। जहरीली शराब पीने से अब तक बिहार में हाल फिलहाल ही 33 लोगों की जान चली गई है। जहां पुलिस के द्वारा घटना में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं नीतीश कुमार ने मोतिहारी की घटना पर दुख जाहिर किया है। या आपको बता दें कि मोतिहारी में ये 33 लोगों की जान गई है हाल फिलहाल। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गड़बड़ करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। ऐसी घटना होने के बाद हम लोगों को भी दुख होता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। शराब पीने से नुकसान होगा ही, हमें बापू की बातों को याद रखना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों ने गलत किया है, मगर फिर भी हम लोग उनके परिवार की मदद करेंगे। उनके परिवार के लोगों को सीएम रिलीफ फंड से 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा 2016 से अभी तक जहरीले शराब के कारण मारे गए लोगों के परिवार वालों को मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि एक भाजपा सांसद ने अपनी ही पार्टी भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भाजपा के सांसद भाजपा के खिलाफ इस कदर उग्र हो गए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ सकता है और बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। जी हां, बात करेंगे कि पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने राजनीति में भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वे आज 5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के ललोरी खेरा ब्लॉक क्षेत्र में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में राजनीति में भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वे आज 5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। उन्होंने कहा, जो लोग चुनाव के पहले और उसके बाद कॉलोनियां बनाते थे, वे अब 5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। वरुण गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज आप जब थाने जाते हैं तो फिर रिश्वत देनी पड़ती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर किसी भी सरकार हो। अभी बीजेपी की सरकार है, फिर भी रिश्वत देना पड़ता है। पेंशन आवास लेने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं बीजेपी की सरकार में। ये जो पाप है, ये जो भ्रष्टाचार का समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये आपकी गलतियों की वजह से नहीं हो रहा है?
उन्होंने कहा है कि जब भी चुनाव आता है तो फिर लोग जाति धर्म के आधार पर वोट देते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि किसी अच्छे इंसान को जिताएं, लोग ये नहीं सोचते हैं कि कट्टर ईमानदार को जिताएं, लोग ये सोचते हैं कि ये प्रत्याशी सहजधर्मी हैं, इसलिए इसके साथ चलो। यानी कि बीजेपी के सांसद ने खुलेआम बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है वह सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। दोस्तों, यूपी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ जो घटना हुई है वह अब यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब विपक्ष के सभी दल ये कह रहे हैं कि यूपी में जंगल राज आ गया है, यूपी में जंगल राज आ गया है। जब इसी को लेकर के बिहार में भी राजनीति गर्म है। जब बिहार में बीजेपी द्वारा यह आरोप लगाया जाता था कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन अब जो यूपी में घटना हुई है उसको लेकर के बिहार में जदयू और आरजेडी यानी कि महागठबंधन को मौका मिल गया है। महागठबंधन के नेता एक के बाद एक नेता लगातार ये कह रहे हैं कि यूपी में जंगल राज है, यूपी के जैसा जंगल राज कहीं भी नहीं है। वहीं पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में मामूली विवाद पर जंगल राज का विलाप करने वाले भाजपा नेताओं को यूपी में पुलिस की मौजूदगी में हुई घटना दिखाई नहीं देती है। न्यायिक प्रक्रिया और फिर संविधान को ताक पर रख करके खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक विफलताओं पर चिंता करने के बजाय भाजपा के नेता इन तमाम घटनाओं पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश भर में एक बवाल छिड़ गया है। इस पर ललन सिंह ने कहा है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार का गठन हुआ है तब से दिल्ली से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं को जंगल राज का भूत सताने लगा है, जबकि आज यूपी की स्थिति डराने लगी है। वहीं की कानून व्यवस्था को शरेआम कुचला जा रहा है। भाजपा बेशर्मी के साथ इस घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र बिहार और देश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। मुख्य दर्शक बनकर के भाजपा की करतूतों और फिर संविधान विरोधी कारनामे देख रही है। जब अगले लोकसभा चुनाव में जनता इनके सारे कुतर्कों का हिसाब चुकता करेगी। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा। देश की जनता अब भाजपा के अहंकार को चकनाचूर करने का मन बना चुकी है। ये कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ सरकार किसानों को यानी कि सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है, तो आपको भी पता है। ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाती है। जब किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये भेजी जाती है। फिलहाल इस योजना की 13वीं किस्त जारी हो चुकी है। जब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अगली किस्त यानी कि 14वीं किस्त किसानों के खाते में मई या फिर जून महीने में भेजी जाएगी। जी हाँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं। या 13वीं किस्त में इससे 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा हुआ है। फिलहाल किसानों के भूलेखों का सत्यापन जारी है। भूलेखों के गलत पाए जाने पर कई किसानों के नाम भी बेनिफिशियरी लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा नहीं करने वाले किसानों को भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त से वंचित रखा जा रहा है। इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो सरकारी नौकरी ना करता हो और इनकम टैक्स ना भरता हो। और जो किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं उसके लिए खुशखबरी वाली खबर यह है कि अब 14वीं किस्त बहुत जल्द आने वाली है। जी हाँ, आप इंतजार करिए। और बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि 14वीं किस्त कब आएगी, तो उनको आज ये जवाब मिल गया है। जी हाँ, आप बार बार कमेंट करके यही सवाल मत पूछिए, कोई और सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ जो घटना हुई है उसके बाद पूरे देश भर में खलबली मच गई है। अतीक और अशरफ की घटना के बाद अब योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। जब पुलिस ने 61 गैंगस्टर की लिस्ट तैयार की है, इनके खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इतना ही नहीं, इन माफियाओं की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की प्लानिंग भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में शराब माफिया से लेकर के अवैध खनन, वन और पशु माफिया के अलावा शिक्षा माफिया भी शामिल है। सीएम योगी की मंजूरी मिलते ही इनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि प्रदेश के अधिकारियों का नेटवर्क खत्म करने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया जाएगा। जहां इस लिस्ट में माफिया और विधायक रहे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, पश्चिम यूपी के गैंगस्टर उधम सिंह, सुनील राठी, सुंदर भाटी, सुभाष ठाकुर, राजन तिवारी, गुड्डू सिंह, सुधाकर सिंह, बहराइच के गब्बर सिंह, बदान सिंह, अजीत चौधरी अक्कू, धर्मेंद्र किरथल, अभिषेक सिंह, हनी, निहाल पासी, राजन तिवारी, सुधीर कुमार सिंह, विनोद उपाध्याय आदि का नाम शामिल है। यानी कि इन गैंगस्टरों का नाम चिन्हित कर लिया गया है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह लिस्ट में समाजवादी पार्टी और फिर बसपा से जुड़े माफियाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। इनमें
बच्चू यादव, जुगनू वालिया, रिजवान जहीर, दिलीप मिश्रा, अनुपम दुबे, हाजी इकबाल और लल्लू यादव का नाम शामिल किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल सहित मिथिलांचल में मौसम में बदलाव के साथ ही लोग बीमारियों की गिरफ्त में आने लगे हैं। जब गर्मी, दूषित खान पान, पेय पदार्थ पाने के असर से उल्टी, दस्त, डायरिया के बीमार अस्पताल पहुंचना शुरू कर दिए गए हैं। जब गर्मी में तेजी आने के साथ ही अस्पताल की ओपीडी में उल्टी, दस्त, डायरिया से पीड़ित करीब 20 से 25 मरीज हर दिन अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में खान पान से लेकर के धूप और फिर गर्मी में एहतियात बरतने की सलाह दी है। जब अस्पताल सूत्रों के अनुसार मार्च महीने में 284 बच्चे और फिर करीब 85 युवा और बूढ़े उल्टी, दस्त, डायरिया के पीड़ित होकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं। जब गर्मी के दस्तक से पहले और दौर में प्रतिदिन करीब 200 से 250 मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे थे। तापमान में बढ़ोतरी, दूषित पानी की शिकायत, गर्मी से खराब भोजन, अन्य खाद्य सामग्री का उपयोग, धूप में बिना बचाव के निकलना, पानी नहीं पीना, मच्छरों के प्रकोप के चलते मरीजों की संख्या में अचानक से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। जब सिर्फ एक जिला ही नहीं बल्कि सीमांचल के सभी जिलों में हर दिन 1500 से 2000 मरीज पहुंचने लगे हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में लापरवाही ना बरतें। जब बच्चे एवं बुजुर्ग दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलें, वाहन पर बिना मुंह ढके आवाजाही ना करें, बार बार पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। डॉक्टरों ने बताया है कि गर्मी के मौसम में शरीर में विशेष तौर पर पानी की अधिक ज़रूरत होती है। जब मौजूदा समय में उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द के मरीज अधिक आ रहे हैं, मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा देने के बाद अब अयोध्या में यज्ञ कराने जा रहे महंत की सड़क हादसे में जान चली गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये महंत राम मंदिर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे और 1 करोड़ रुपए देने के बाद महंत अयोध्या में दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गए। जी हाँ, ये महंत कनक बिहारी दास महाराज है। महंत वर्धमान समरी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुए एक भीषण हादसे में महंत बिहारी महाराज की जान चली गई। बताया जाता है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों में से 2 की जान चली गई। घटना के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि महंत कनक बिहारी दास महाराज उस समय चर्चा में आए थे जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चंदा दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी का असर अप्रैल में ही दिखने लगा है। पीएचईडी की रिपोर्ट के मुताबिक पटना पूर्व में 7 इंच और पटना पश्चिम में 3 फुट 6 इंच तक भूजल स्तर की गिरावट हुई है। वहीं बिहार शरीफ में 13 फुट 1 इंच तक भूजल के स्तर में गिरावट हुई है। जब विभाग ने सभी जिलों में भूजल की निगरानी बढ़ा दी है, जिन जिलों में पानी के स्तर में तेजी से गिरावट की जा रही है उन सभी जिलों में अधिकारियों की को टीम बना करके हर दिन रिपोर्ट तैयार करनी है। पीएचईडी अधिकारियों के मुताबिक 2022 की तुलना में भूजल स्तर में गिरावट हुई है, लेकिन 2019 को सरकार मानक मानती है क्योंकि उस वक्त पानी संकट बिहार में अधिकतर जिलों में देखने को मिला था। लेकिन 2023 मार्च की रिपोर्ट देखें तो फिर भूजल में गिरावट के बाद भी अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन गर्मी को देखते हुए विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। 2023 में जिन जगहों पर 2 फुट नीचे तक पानी गई है उन जगहों में है मधुबनी में 11 इंच, गोपालगंज में 2 फुट 1 इंच, सिवान में 10 इंच, छपरा 2 फुट 1 इंच, भोजपुर 3 फुट, वैशाली 3 फुट 4 इंच, दरभंगा 3 फुट 8 इंच, बेगूसराय 3 फुट, शेखपुरा 1 फुट 10 इंच, भभुआ 2 फुट 4 इंच पानी नीचे चला गया है। वहीं पर भूजल स्तर में गिरावट को थामने के लिए देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में नए तालाब की खुदाई कराना ऐसा ही एक अभियान है। इस अभियानों के अलावा देश का एक ऐसा गाँव भी है जिनमें रहने वाले हर परिवार के पास अपना एक तालाब है। इस गाँव में 1, 2 या फिर 4 नहीं बल्कि सैकड़ों तालाब है। इसी वजह से इसे तालाबों का गांव के नाम से भी पहचाना जाता है। यही नहीं, ग्रामीणों का मानना है कि ये तालाब ही उनकी खुशहाली का कारण है। अमूमन शहरी नहीं बल्कि देश के ज़्यादातर गांव में लोग तालाब को पाट करके उनका दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग पटान के बाद तैयार ज़मीन पर घर, दुकान या फिर छोटे टुकड़ों में बांट करके बेच रहे हैं। जहाँ ऐसे में तालाबों का गाँव पूरे देश के लिए बड़ी मिसाल के तौर पर सामने आया है। इस गाँव की कुल ज़मीन में से करीब 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पर ग्रामीणों ने अपने अपने तालाब खुदवाए हुए हैं।
इन तालाबों की वजह से न सिर्फ इस गांव में भूगर्भ जल का कभी संकट नहीं होता है, बल्कि स्थानीय युवा भी इनकी वजह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तालाबों का गांव बिहार की राजधानी पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर मसूरी प्रखंड में है। जी हाँ, गांव का वास्तविक नाम महादेवपुर है। यह गांव इन्हीं तालाबों के कारण पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका है। इस गांव में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। हालांकि हमेशा से इस गांव में इतनी समृद्धि नहीं थी। जब कोरोना महामारी के बाद 2020 में लगाए गए लॉकडाउन का असर महादेवपुर गांव पर भी पड़ा, जब गांव के काफ़ी युवा का रोजगार छिन गया। इस गांव में किसी समय तक नक्सलवाद का बोलबाला था। यहां पर अक्सर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, लेकिन आज यह गांव तालाबों के गांव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली ने दीवार पर सिर मार करके खुद को घायल कर लिया। अतीक के जाने के बाद बेटा अली बेहद तनाव में है। इसी जेल में अतीक की हत्या के तीनों आरोपी बंद है। उन्हें सोमवार को ही नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल में ट्रांसफर किया गया, जहां डर था कि अतीक के बेटे और उसके गुर्गे तीनों पर हमला न कर दे। दोस्तों, बिहार में ये वही सरकार है जिसके मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री कुछ दिनों पहले तक एक बात दोहरा रहे थे, जो पिएगा वो मरेगा। जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने का सवाल कहां उठता है। अचानक से आज नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ। 7 साल बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि जहरीली शराब से मरने वाले सारे गरीब हैं, लिहाजा उनके परिवार को मदद दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह मुआवजा देने का ऐलान किया। उसके बाद राज्य सरकार ऐसे हरकत में आई कि जैसे जहरीली शराब पीने से मरने वालों और फिर परिवार के सबसे बड़े हमदर्द हुई हैं। राज्य सरकार के मंत्री से लेकर के चीफ सेक्रेटरी ने एक ही दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जहरीली शराब पीने से जिसकी भी जान गई है उसके परिवार वालों को मदद पहुंचाई जाएगी। आनंद फानन में इसका पत्र भी जारी कर दिया गया और उसे जिला प्रशासन को भेज भी दिया गया। जहरीली शराब से जान जाने वाले के परिवार वालों के मुआवजा के नीतीश के ऐलान के बाद सरकार ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया के सामने लंबी चौड़ी सफाई दी। उत्पादन एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि कैसे मुआवजा मिलेगा, और फिर चीफ सेक्रेटरी के साथ मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया कि सरकार मुआवजा कैसे देगी। जब बिहार सरकार के मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के मंत्री सुनील कुमार और अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 2016 से अब तक जहरीली शराब से जितनी भी जान गई है उन सबों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक जहरीली शराब से जिनकी जान गई है उनके पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन के पास आवेदन देना होगा। जिला प्रशासन इसकी जांच करेगी कि वाकई जहरीली शराब से ही जान गई है कि नहीं। अगर जिला प्रशासन राज्य सरकार के पास ये रिपोर्ट भेज देता है तो फिर जहरीली शराब से जान गई तो फिर उस परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने उनकी रिहाई के लिए कानून में संशोधन किया है, जहां इससे समझा जा सकता है कि इस बाहुबली की वर्तमान महागठबंधन सरकार को कितनी ज़रूरत है। 2007 से लाल हवेली में कैद आनंद मोहन सिंह बिहार की राजनीति में इस कदर प्रासंगिक हो गए कि जब पैरोल पर बाहर निकले तो बिहार के सभी राजनीतिक दल के लोग उनसे मिलने पहुंचे। आनंद मोहन सिंह की बेटी की सगाई और फिर शादी में नीतीश कुमार समेत बिहार के सभी दलों के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। जो आनंद मोहन सिंह की सियासी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी रिहाई की मांग आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सभी दलों के नेता एक सुर से कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके विरोधी पप्पू यादव भी। जब बिहार की राजनीति में आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर हाल के सालों में शायद ही कोई ऐसा मामला सामने आया हो जब सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के सुर एक हुए हो। जब विधायकों के वेतन भत्ते और सुविधाओं को छोड़ करके दरअसल बिहार की राजनीतिक जमीन हमेशा खाद पानी देकर के बाहुबली को पुष्पित पल्लवित करती रही है। यूपी की तरह ही बिहार में बाहुबलियों के माननीय बनने की लंबी फहरिस्त है। नेताओं के लिए वोट लूटने वाले गुंडे खूब माननीय बने हैं। जब बाहुबली से माननीय बनने के बाद जब कानून का हाथ इन तक पहुंचने लगा तो फिर इन्होंने अपनी पत्नी को लोकसभा विधानसभा भेज करके उन्हें राजनीतिक ढाल बना दिया। वैसे तो बिहार में सभी दलों को बाहुबली पसंद है, लेकिन लालू यादव की पार्टी आरजेडी से बाहुबलियों का याराना ज़्यादा पुराना है। जब वर्तमान समय में आनंद मोहन सिंह, अनंत सिंह और रीतलाल यादव सभी आरजेडी के आंगन की शोभा बढ़ा रहे हैं। या कोई जेल में रहकर तो कोई जेल से बाहर। इसके साथ ही सुशासन बाबू को भी कभी बाहुबलियों से परहेज नहीं रहा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आए दिन शरारती तत्वों के नए नए कारनामे सामने निकल करके आते हैं। लगभग 1 महीने पहले ही पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर गंदी वीडियो चलाने का अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब भागलपुर रेलवे स्टेशन से कुछ ऐसा ही मामला निकल करके सामने आया है। दरअसल रेलवे स्टेशन के निकट अंबेडकर चौक के पास लगे डिस्प्ले बोर्ड पर सोमवार की देर रात अचानक वेश्यावृत्ति का विज्ञापन चलने की खबर से हड़कंप मच गया। यह काफ़ी बिजी चौराहे होने की वजह से यहाँ हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। ऐसे में डिस्प्ले बोर्ड पर चल रहे इस अश्लील विज्ञापन को देख करके वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुट गए। या कुछ लोग डिस्प्ले बोर्ड का वीडियो भी बनाने लगे। या थोड़ी ही देर में शहर में ये बात आग की तरफ फैल गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर आनन फानन आला अधिकारी पहुंचे और डिस्प्ले बोर्ड को उतरवा दिया। बताया जाता है कि जांच में पता चला है कि नगर निगम ने अंबेडकर चौक के सुंदरीकरण की जिम्मेदारी जीवन जागृति सोसाइटी को दी है। जब सोसाइटी ने चौराहे पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया था, उस पर यातायात नियमों के पालन करने सहित अन्य जागरूकता वाले संदेश संस्था द्वारा चलाए जा रहे थे। जब तभी बोर्ड में लगी चिप को किसी ने निकाल करके अश्लील सूचना वाली चिप लगा दी। जब बाद में पुलिस बोर्ड को जब्त करके अपने साथ कोतवाली थाने ले गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। जी हाँ, बिहार में कल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। जी हाँ, दिन भर गांव से शहर तक लोग इस गर्मी की तपिश से परेशान नजर आए। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। यह मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अंदर अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान बिहार के कई जिलों में हीट वेव की संभावना बनी जा रही है। जहाँ सुबह 9 बजे से ही लोगों को तेज धूप का एहसास होने लगेगा। जहाँ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में लू जैसी परिस्थितियां बनने के आसार हैं। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। जहां पटना सहित बिहार के 6 शहरों में हीट वेव की यानी कि लू की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कल बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और सुपौल में लू का प्रकोप रहने का प्रबल आसार है। मौसम विभाग ने पहली बार इस सीजन में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। परसों भी किशनगंज, रडिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, सुपौल, मधेपुरा और नवादा के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस बढ़ती गर्मी और फिर हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार लोगों को पानी का अधिक से अधिक सेवन करने को कहा गया है। बिना कोई ठोस जरूरत के बाहर घर जाने से बाहर निकलने से मना किया है। इसके साथ ही सूती और हल्के कपड़े पहनने को कहा गया है। या दोपहर में घर से निकलने का पर सिर से ढक करके रहने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 100 से अधिक मामले भी एक दिन में सामने आने लगे हैं। यह सक्रिय मामले अब 500 से अधिक हो गए हैं बिहार में। अब जब कोरोना ने देश भर के कई हिस्सों में तबाही मचानी शुरू कर दी है और बिहार में भी दस्तक देने के बाद पांव पसारने लगा है, तो फिर लोग बूस्टर डोज लेने के लिए अस्पताल के चक्कर काटने लगे हैं। ऐसे में अगर आप पटना के रहने वाले हैं और बूस्टर डोज लेना चाहते हैं कोरोना का, तो हम आपको बताएंगे कि आखिर पटना में बूस्टर डोज कहाँ मिलेगा। तो बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने अपने पैसे से खरीद किए गए कोरोना के टीके की आपूर्ति सभी जिलों में कर दी है। कल सभी जिला अस्पतालों में कोरोना का बूस्टर डोज दिया गया। जी हाँ, पटना जिले में ये सुविधा सिर्फ न्यू गार्डनिस्ट रोड अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। जी हाँ, सोमवार को यहाँ 20 लोगों को कार्बोवैक्सीन लगाई गई है। यहाँ सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इसे लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया है कि कोरोना टीके के बूस्टर डोज के लिए कार्बोवैक्स के 25,000 वायल मंगाए गए हैं। इसे 12 वर्ष से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को दिया जाएगा। यह सभी लोगों में वैक्सीन का बूस्टर डोज सिर्फ 3 घंटे दिया जाएगा। जो लोग बूस्टर डोज लेने से वंचित रह गए हैं, उन सभी को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं पर बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भी अब कोवैक्सीन दिया जाएगा। जब मुख्यालय से इस वैक्सीन की आपूर्ति भागलपुर में कर दी गई है। दोस्तों सेब का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन और पोषक तत्व मिल जाते हैं। यही वजह है कि बीमार पड़ने पर डॉक्टर भी लोगों को सेब खाने की सलाह देते हैं। ऐसे तो लोगों को लगता है कि सेब की खेती केवल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होती है, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी हो गई है। जी अब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गर्म प्रदेश में भी लोग सेब की खेती कर रहे हैं। इससे किसानों को अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे बिहार में सेब का रकबा बढ़ता जा रहा है।
रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्णिया जिले में एक किसान ने यूट्यूब से देख करके सेब की खेती शुरू की। इसमें किसान को सफलता भी मिली। किसान खुर्शीद आलम का कहना है कि वे पहले धान और गेहूं जैसे पारंपरिक फसलों की खेती करते थे, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और मुनाफा कम होता था। ऐसे में मुझे सेब की खेती करने का ख्याल आया। इसके बाद खुर्शीद आलम ने यूट्यूब से सेब की खेती करने का गुण सीखा। उसने गर्म प्रदेश में उगाए जाने वाले हिमाचली सेब की किस्म अन्ना और हरिओम 91 के पौधे को अपने बाग में लगाए। इसके लिए उन्होंने 100 रुपये प्रति पौधे की दर से हिमाचल प्रदेश से प्लांट मंगवाया। खुर्शीद आलम करीब 1 एकड़ में सेब के पौधे लगाए हैं। हालांकि 20% पौधे सूख गए हैं, जब बचे हुए 38% पौधों में फल लग गए हैं। उनका कहना है कि सेब की खेती का ट्रायल सफल रहा तो फिर आने वाले वर्षों में वे और अधिक रकबे में हिमाचली सेब की खेती करेंगे। खुर्शीद आलम ने कहा कि पिछले साल जनवरी महीने में उन्होंने अपनी 1 एकड़ ज़मीन पर सेब के 100 पौधे लगाए थे। 15 महीने बाद इन पौधों पर फल आए। उनकी माने तो ये पौधे 25 सालों तक फल देते रहेंगे। इनसे उनकी अच्छी खासी कमाई होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बांका के अमरपुर प्रखंड में चिलचिलाती धूप में जहां एक तरफ जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई, तो फिर वहीं दूसरी तरफ अधिकतर गांव में पानी का जलस्तर पाताल में जाने से ग्रामीण समेत पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे हैं। ताज़ा मामला बांका जिले के तारडी पंचायत की वार्ड नंबर 10 वैदाचक गांव की है, जहां 1000 की आबादी वाले इस गांव में ग्रामीण समेत पशु पक्षियों में इस चिलचिलाती धूप में पीने की पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। गांव में जलस्तर पाताल में चले जाने की वजह से अधिकतर चापाकलों से पानी नहीं निकल आ रहा है। गांव के सभी तालाब नदी सूख गए हैं। वहीं गांव में पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्मित जल मीनार ने भी 1.5 माह से पानी देना बंद कर दिया है, जिसके कारण आम लोगों में साफ तौर पर बेचैनी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि अहले सुबह से ही पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर अवस्थित बहियारपुर में जब एक पटवन के लिए मोटर चलाई जाती है, तो फिर गांव के बच्चे, महिलाएं और अन्य ग्रामीण बाल्टी डिब्बा आदि लेकर के खेतों में पहुंच जाते हैं। वहां से पानी भर करके लेकर आते हैं। वहां से पानी लेकर के आने पर मजबूर हैं और वही पानी पीते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भीषण गर्मी और लू को देखते हुए बिहार के गया में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। गया जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 10:30 बजे तक ही खुलेंगे। इसमें प्रारंभिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 8वीं तक की टाइमिंग में बड़ा बदलाव परिवर्तन किया है। 10:30 बजे सुबह तक ही अब प्रारंभिक विद्यालय का संचालन हो सकेगा। जिले के सभी सरकारी और फिर निजी विद्यालयों के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। गया जिले के प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तक के कक्षा संचालन की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में अब सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक ही पढ़ाई होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जब बिहार सरकार बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। ये राशि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाएगी। जब बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अपने अधिकारी के ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ चुका है, जब मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित होने वाली है। इस बीच बिहार सरकार की ओर से प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे उनकी तैयारी में पैसे रोड़ा ना बने। ये राशि प्राप्त करने के लिए यानी कि ये राशि लेने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। वे अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, वे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 मई 2023 तक चलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी पर देश भर में श्रद्धालुओं के खिलाफ हुई हिंसा के मामले की जांच का आदेश देने से मना कर दिया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक के एक ट्रस्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूटपाट करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह में शामिल 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। जहां साथ ही इनके पास से राहगीरों से लूटे हुए 27 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और फिर एक चोरी की गई बाइक को भी बरामद किया है। जब पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटना का खुलासा किया है। बदमाशों को पुलिस ने लूट कांड के आरोप में पकड़ा है। उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया है। अपराधियों के पास से लूट की मोबाइल भारी मात्रा में बरामद किया है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।